लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस। ये तीन वर्ड है इसमें, सेक्स लिंक्ड और डिजीज। हिंदी में लिंग, फिर संलग्न और फिर रोग। तो वे रोग जो लिंगी गुणसूत्र पर स्थित जीनों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनको सेक्स लिंक्ड डिजीज या लिंग संलग्न रोग कहे जाते हैं। अब इनकी उत्पत्ति क्या है, किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं और इनसे संबंधित जीन किन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, उनकी अप्रभाविता और प्रभाविता की स्थिति क्या है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि फिर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या क्या है और फिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को दो कैटेगरी में बांट देते हैं, एक कायिक गुणसूत्र, दूसरा लिंगी गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र का मतलब सोमैटिक क्रोमोसोम्स और लिंगी गुणसूत्र का मतलब सेक्स क्रोमोसोम। तो 46 में से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होते हैं, ये 22 जोड़े गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। और जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 45 और 46 नंबर का जो गुणसूत्र होता है, वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। इस 23वीं जोड़े को लिंगी गुणसूत्र क्यों कहते हैं? कारण उसका ये है कि लिंग निर्धारित करने वाले जीन इसी 23वें जोड़े गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। इसी कारण 23वें जोड़ा जो गुणसूत्र होता है, यानी 44 और 45 और 46 जो गुणसूत्र होता है, वो फिर लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। इन लिंगी गुणसूत्रों में चूँकि मनुष्य में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, यानी दोनों सेक्स अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें महिलाओं में और पुरुषों में इन गुणसूत्रों को प्रदर्शन करने का भी तरीका अलग अलग होता है। यानी स्त्रियों में इस लिंगी गुणसूत्र को जो है XX से प्रदर्शित किया जाता है और पुरुषों में इस लिंगी गुणसूत्र को XY से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, यानी 45 और 46, स्त्रियों में XX से प्रदर्शित होता है और पुरुषों में ये XY से प्रदर्शित होता है। इन्हीं गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारित करने वाले, यानी आने वाली संतान जो है वो पुत्री होगी या पुत्र होगा, उससे संबंधित जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इसीलिए इन गुणसूत्रों को लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। तो इस 23वें जोड़े गुणसूत्र पर लिंगी जीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। यानी इन लिंगी गुणसूत्रों पर लिंगी जीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी जीन उपस्थित होते हैं जो मनुष्यों में उसके दैहिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं। और इसी कारण इन जीन को, चूँकि ये लिंग संलग्न जीन होते हैं, इसलिए इनको लिंग संलग्न जीन कहा जाता है। इनके द्वारा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो लिंग संलग्न लक्षण कहलाते हैं। और लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक लाभदायक और एक हानिकारक। तो अगर लाभदायक है तो कोई बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये हानिकारक है तो ये रोग को उत्पन्न करने का कारण बनते हैं। तो मनुष्यों में हम दो रोगों को इस हेडिंग के अंतर्गत लेंगे, एक वर्णांधता का रोग और एक हीमोफीलिया का रोग। वर्णांधता रोग से संबंधित जीन इसी लिंगी गुणसूत्र पर होते हैं, इसी कारण इसको लिंग संलग्न रोग कहते हैं।
हीमोफीलिया रोग के लिए उत्तरदायी जीन भी इसी लिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, इसलिए हीमोफीलिया को भी लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो लिंग संलग्न रोग वे रोग होते हैं जिनके जीन लिंगी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। उनमें दो मुख्य रोग आपको अपने सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी में मिला हुआ है, एक वर्णांधता और दूसरा हीमोफीलिया। तो समझिए कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता क्या चीज़ होती है। वर्णांधता की खोज जो है वैज्ञानिक हॉर्नर ने की थी। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को लाल और हरे रंग का अंतर नहीं हो पाता, यानी जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है उस व्यक्ति में लाल और हरे रंग में विभेद करने का जो गुण होता है वो नहीं होता है। इसी कारण आप देखिए बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनमें लाल और रंग, जैसे रेलवे की सर्विसेज है, गार्ड है, ड्राइवर है, उनके लिए इस कलर ब्लाइंडनेस अगर व्यक्ति में है तो वो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होता। तो यह जो रोग है, अगर कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उस व्यक्ति में लाल और हरे रंग में बोध नहीं कर पाता, उसमें अंतर नहीं कर पाता। ये जो लिंग संलग्न रोग है ये अप्रभावी यानी कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता का जो रोग है ये अप्रभावी होता है और पुरुष के लिंगी गुणसूत्र X पर स्थित होता है। पुरुष का जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो XY से डिनोट किया जाता है। तो XY में से X पर इस रोग का जीन उपस्थित होता है। Y गुणसूत्र XY में से Y गुणसूत्र पर इसका युग्म विकल्प ही नहीं पाया जाता है। मतलब ये हो गया कि हम पुरुष का जो लिंगी गुणसूत्र है, गुणसूत्र उसको लिखेंगे XY। अब XY का मतलब ये हो गया कि ये लिंगी गुणसूत्र है। हम ये कह रहे हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता का जो जीन है वो इस XY में से X पर उपस्थित होता है, Y पर इसका युग्म विकल्प ही नहीं पाया जाता। तो अगर पुरुष वर्णांध है, यदि पुरुष जो है वर्णांध है तो इसका मतलब ये होगा कि वर्णांधता का जीन उसके लिंगी गुणसूत्र XY में से X पर पाया जाएगा। तो फिर ये वर्णांध व्यक्ति जो है XY से लिखा जाएगा। ये पुरुष जो है वर्णांध होगा और इसको XCY से लिखेंगे, C फॉर कलर ब्लाइंडनेस, और ये X की घात लगेगी। इसका मतलब वर्णांधता रोग का जीन इसके X पर उपस्थित है। लेकिन अगर ये फ्री लिखा गया, XY लिखा गया, तो इसका मतलब उसके X पर वर्णांधता रोग का जीन नहीं उपस्थित है, इसलिए ये सिर्फ सिंपली XY कहलाएगा, XY से लिखा जाएगा। तो इस तरह से पुरुषों में दो स्थितियाँ मिलेंगी, पुरुषों में दो स्थिति मिलेगी। एक सामान्य पुरुष ये XY से लिखा जाएगा और एक रोगी या वर्णांध पुरुष XCY से लिखा जाएगा। स्त्रियों का जो लिंगी गुणसूत्र है वो XX है। स्त्रियों में जो लिंगी गुणसूत्र है वो है XX। अब क्या इस पर वर्णांधता का जीन है कि नहीं? तो तीन स्थितियां मिलती हैं। अगर नहीं है तो फिर वो स्त्री या महिला इस रोग से ग्रसित नहीं होगी, वो सामान्य कहलाएगी, ये XX से लिखा जाएगा। अब क्या वर्णांधता रोग का जीन उसके दोनों X में से केवल एक X पर है या दोनों X पर है? ये दो स्थितियाँ मिलती हैं। अगर एक ही X पर है तो वो महिला या स्त्री जो है इस रोग से ग्रसित तो नहीं होगी, लेकिन इस रोग का वहन करेगी, इसलिए वो वाहक कैरियर कहलाएगी।
और अगर दोनों एक्स पर उसके जीन उपस्थित है तो फिर वो महिला रोगी होगी, यानी फिर वर्णांध स्थिति कहलाएगी। तो स्त्रियों में 3 कंडीशन मिलती है। स्त्रियों में 3 कंडीशन, एक सामान्य स्त्री ये XX से लिखी जाएगी, एक वाहक स्त्री ये XCX से लिखी जाएगी, एक रोगी या वर्णांध स्थिति XC से लिखी जाएगी। इसके मुकाबले पुरुषों में 2 स्थितियाँ मिलेंगी, एक वो जिसमें जीन नहीं है वर्णांधता का तो ये XY से लिखा जाएगा, और जिसमें है तो XCY से लिखा जाएगा। अब इन स्थितियों के समझें कि इस वर्णांधता रोग की वंशागति क्या है, यानी अगर माता पिता में इस रोग के जीन है या माता पिता में इस रोग के जीन नहीं है, या माता पिता में से माता जो है सामान्य है या वाहक है या रोगी है, पिता जो है सामान्य है अथवा रोगी है, तो इनकी वंशागति किस प्रकार, यानी प्राप्त संतानों में इस रोग के जीन किस प्रकार से पाए जाएंगे, इन पर हम प्रश्न ले रहे हैं। इन प्रश्न के सोल्यूशन से, इन प्रश्नों के आंसर से, हल से ये स्पष्ट होगा कि इस रोग की वंशागति महिला पुरुषों में माता पिता से संतानों में किस प्रकार से होती है। इस कड़ी में पहला प्रश्न है, एक सामान्य स्त्री का विवाह एक वर्णांध पुरुष से होने पर इनकी संतानों में वर्णांधता की वंशागति समझाइए। यानी पति पत्नी में से जो पत्नी है वो सामान्य है और जो पति है वो वर्णांध है। तो पहले हमको स्त्री और पुरुष के लिंगी गुणसूत्र लिखने पड़ेंगे। तो स्त्री का जो लिंगी गुणसूत्र है वो XS से लिखा जाएगा, पुरुष का जो लिंगी गुणसूत्र है XY से लिखा जाएगा। चूँकि महिला सामान्य है, इस पर सामान्य का मतलब इसके किसी भी X पर वर्णांधता का जीन नहीं है, इसलिए ये XC से फ्री होगा, ये XS लिखा जाएगा। लेकिन जो पुरुष है वो वर्णांध है, इसका मतलब इसके X पर इस रोग का जीन होगा, ये XCY से लिखा जाएगा। फिर जब इसका क्रॉस लेंगे तो क्रॉस लेने में हमको गैमेटोजेनेसिस करानी पड़ेगी, यानी युग्मक जनन लेना पड़ेगा। तो स्त्री में युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप 2 ओवा बनेंगे XX के, और इसमें पुरुष में 2 स्पर्म बनेंगे, एक XC और एक Y। तो गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हमको मेल गैमेट्स मिले XC और दूसरा Y, फीमेल गैमेट्स हमको मिले 2 X और X। अब जब निषेचन यानी सिनगैमी की प्रक्रिया होगी तो X और XC का संयुग्मन होगा, तो XCX मिलेगा, और फिर X का Y से संयुग्मन होगा तो XY मिलेगा, फिर X का XC से होगा तो XCX मिलेगा, और X का Y से होगा तो XY मिलेगा। अब हम इनके लक्षण को पढ़ेंगे। XCX है, इसका मतलब दोनों X है, तो दोनों X का मतलब ये स्त्री होगी यानी पुत्री होगी, ये संतान पुत्री होगी। और अगर XY है तो संतान जो होगा वो पुत्र होगा। तो XCX है, यानी इस पुत्री के दोनों X में से केवल एक X पर वर्णांधता का जीन उपस्थित है, इसलिए ये पुत्री रोगी तो नहीं होगी, वर्णांध तो नहीं होगी, लेकिन वाहक होगी, ये वाहक हो गई। फिर XCX ये भी वाहक पुत्री होगी, यानी कुल 4 संतानों में से 2 संतानें जो पुत्रियां हैं वो वाहक है, यानी 50% जो पुत्री संतानों में 50% पुत्री 50% पुत्र है। तो कुल पुत्रियों में एक वाहक है, कुल पुत्रियों में दोनों वाहक हैं। तो 50 यानी पूरे संतानों में जो 50% संतान है वो वाहक पुत्री है, और जो 50% संतान है वो सामान्य पुत्र है। तो यदि पति पत्नी में से पत्नी सामान्य है, पति जो है वर्णांध है, तो उनकी संतानों में इस रोग की वंशागति इस अनुसार होगी। अब दूसरे प्रश्न में आइए। इस प्रश्न में कहा गया, क्या कारण है कि परिवार के संतानों में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ
जबकि पिता वर्णांध थे। इसका मतलब ये है इस प्रश्न का कि पति पत्नी में से पति जो है वो वर्णांध है, पति जो है वो वर्णांध है। ये पति जो है वो वर्णांध है। तो अब उसका जो प्रदर्शन होगा वो एक्स सी वाई से होगा। फिर हमको ये चयन करना है कि जो पति पत्नी होगी यानी जो महिला होगी यानी माता जो होगी वो क्या होगी, क्या सामान्य होगी, क्या वाहक होगी, क्या रोगी होगी। उसके लिए कहा गया, एक हिंट दिया गया कि परिवार के संतानों में वर्णांधता रोग विकसित नहीं हुआ। वर्णांधता रोग विकसित नहीं हुआ का मतलब ये हो गया कि कोई भी संतान जो होगी वो वर्णांध नहीं होगी। यानी जो संतान का मतलब पुत्र और पुत्री, तो जो पुत्र प्राप्त होंगे वो वर्णांध नहीं होंगे, जो पुत्रियां प्राप्त होंगी वो भी वर्णांध नहीं होंगी, वाहक हो सकती है। तो अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि वर्णांधता का जो जीन है वो कहाँ पाया जाता है। तो वर्णांधता का जीन जो है वो पुरुष के लिंगी गुणसूत्र XY में से X पर पाया जाता है। पुरुष के XY में से केवल X पर पाया जाता है। तो इसका जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो हमको XCY, अगर वर्णांध पिता का हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो हमको XCY मिलेगा। ये भी दो गैमेट मिलेंगे, एक XC का मिलेगा, एक Y मिलेगा। तो ये जो X है पिता का, X जो है वो पुत्री को प्राप्त होता है। पिता का X जो है वो पुत्री को प्राप्त होगा। तो पुत्री को प्राप्त होने का मतलब पुत्री में एक X जो है वो पिता से मिलेगा और एक X जो है वो माता से मिलेगा। हमारे प्रश्न में ये है कि संतानों में कोई वर्णांध नहीं है। तो कोई वर्णांध न होने का मतलब ये हुआ कि जो पुत्रियां होंगी वो वाहक हो सकती लेकिन वर्णांध नहीं होंगी। पुत्रियां वाहक हो सकती, वर्णांध तभी होंगी जब दोनों एक्स पर इस रोग का जीन होगा। प्रश्न में कहा गया कि वर्णांध नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि पुत्री में एक एक्स तो पिता से आया और दूसरा एक्स आएगा माता से। तो वर्णांध न होने का मतलब ये हो गया कि माता का एक्स जो होगा वो वर्णांधता रोग के जीन से मुक्त होगा। ठीक है, वर्णांधता रोग के जीन से मुक्त होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो माता होगी वो सामान्य होगी, जो माता होगी वो सामान्य होगी और जो पिता होगा वो प्रश्न में दिया ही है कि वो वर्णांध है। तो सामान्य माता और वर्णांध पिता का अगर हम यहाँ क्रॉस लें तो हमको 4 संतानों में से 2 पुत्र 2 पुत्रियाँ मिलेंगी। दोनों पुत्र में जो X आएगा वो माता से आया और माता सामान्य है इसलिए पुत्र भी सामान्य होंगे। और दोनों पुत्रियों में जो X आया, एक पिता से आया एक माता से आया, तो चूँकि माता जो है सामान्य है इसलिए एक X जो है वो C से मुक्त होगा, लेकिन जो दूसरा X पिता से आया वो XC होगा। इस तरह से ये दोनों पुत्रियां जो हैं वो वर्णांध तो नहीं होंगी लेकिन वाहक होंगी। यानी जो हमारी 4 संतानें मिलेंगी उसमें वर्णांधता रोग विकसित नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि चूँकि पिता वर्णांध और माता सामान्य है इसी कारण उनकी संतानों में वर्णांधता का रोग विकसित नहीं हुआ। अगले प्रश्न में आइए। इस प्रश्न में ये पूछा गया कि एक पति पत्नी के आधे पुत्र और आधी पुत्रियां वर्णांध हैं। आधे पुत्र और आधे पुत्रियां, आधे पुत्र का मतलब कुल 4 संतानों में 2 संतान पुत्र है। तो 2 संतान पुत्र का मतलब एक संतान जो एक पुत्र जो है वो वर्णांध है और एक पुत्र जो है सामान्य है। आधे पुत्र ये और आधी पुत्रियां ये। तो आधे पुत्र मतलब 2 पुत्र, 2 पुत्र में से आधे पुत्र का मतलब 1 पुत्र और 2 पुत्रियां में से आधी पुत्री का मतलब 1 पुत्री वर्णांध है। यानी 1 पुत्र वर्णांध है 1 पुत्री वर्णांध है।
तो पति और पत्नी में वर्णांधता की क्या समझ है, यानी पति यानी पिता वर्णांध होगा या सामान्य होगा, माता सामान्य होगी, वाहक होगी या वर्णांध होगी। एक चीज़ है, आदि पुत्र और आदि पुत्रियाँ वर्णांध है, आदि पुत्र और आदि पुत्रियाँ वर्णांध है। इसका मतलब ये पुत्री में जो दोनों एक्स हैं, एक एक्स जो है वो पिता से आता है और एक एक्स जो है वो माता से आता है। एक एक्स पिता से आएगा और एक एक्स माता से आएगा। तो पुत्रियां वर्णांध तभी होंगी जब दोनों एक्स पर वर्णांधता का जीन होगा। इसका मतलब ये हो गया कि पिता जो है वो वर्णांध होना चाहिए, पिता जो है वो वर्णांध होना चाहिए। अब माता की स्थिति क्या है, क्या माता सामान्य होगी? तो अगर सामान्य होगी तो हम पुत्रियां वर्णांध नहीं मिलेंगी। तो अब दो स्थितियां हैं कि यानी इसकी एक बात क्लियर होगी कि माता वर्णांध नहीं सामान्य नहीं होगी। अब दो स्थितियां बची, क्या वाहक होगी क्या रोगी होगी। तो अगर रोगी है तो दोनों एक्स सी से लगा रहेगा, यानी दोनों पुत्रियां जो हमारी मिलेंगी वो वर्णांध होगी। जबकि प्रश्न में ये कहा गया कि आधी पुत्रियां यानी एक ही पुत्री वर्णांध होगी। इसका मतलब हो गया, सीधा सीधा मतलब हो गया कि माता जो होगी वो वाहक होगी। तो अब उनकी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हमको मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, उनका संयुग्मन करें तो उन संयुग्मन में हमको ये 4 संतानें मिली, जिनमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियाँ। तो जो 2 पुत्रियाँ हैं उनमें से एक पुत्री वर्णांध है, एक पुत्री वाहक हो गई। जो 2 पुत्र मिले उसमें से एक वर्णांध हो गया, एक सामान्य हो गया। तो इसका मतलब ये है कि पति पत्नी में वर्णांधता की क्या संभावना है। इसका मतलब ये हो गया कि जो पिता होगा वो वर्णांध होगा और माता जो होगी वो वाहक होगी। अब अगले प्रश्न को समझिए। एक वाहक स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से, यानी स्त्री जो है वो वाहक है और पुरुष जो है वो सामान्य है। तो वाहक स्त्री हो गई एक्स सी एक्स, ये हो गया वाहक स्त्री, और सामान्य पुरुष हो गया एक्स वाई सामान्य पुरुष। अब इसके गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया में हमको 2 मेल गैमेट्स मिले एक्स और वाई, 2 फीमेल गैमेट्स मिले एक्स सी और एक्स। संयुग्मन में ये 4 कंडीशन हमको मिले। इन 4 कंडीशन में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तो जो 2 पुत्रियां हैं उनमें से एक पुत्री वाहक है, एक पुत्री सामान्य है। तो कुल 4 संतानों में 25% संतानें जो हैं वाहक पुत्री हुई और 25% संतान वाहक सामान्य पुत्र हुआ। जो 2 पुत्र मिले उसमें से एक पुत्र वर्णांध है, यानी 50% पुत्र वर्णांध हो गए और 50% सामान्य हो गए। तो ये स्थिति है। इन प्रश्नों से ये बात क्लियर होगी कि वर्णांधता रोग की वंशागति किस प्रकार से है, यानी वर्णांधता के रोग से ग्रसित होने वाले माता पिता की संतानों में इस रोग का प्रसार किस प्रकार से किस अनुपात में होगा, ये स्थिति क्लियर हो गई।